मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण आधारभूत टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अधिगम, जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम मनोविज्ञान का एक आधारभूत महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अधिगम। तो जैसा कि आपको विदित है, अधिगम को इंग्लिश के अंदर लर्निंग कहते हैं। अधिगम को इंग्लिश के अंदर लर्निंग कहते हैं। तो पहले अपने इसका शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करें। तो अगर जानने का प्रयास करें, अधिगम का संकुचित अर्थ क्या होता है? और बात करते हैं अधिगम के व्यापक अर्थ की। अधिगम का व्यापक अर्थ। तो आज अपने महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। अधिगम का संकुचित अर्थ जो होता है वो होता है सीखना। अधिगम का संकुचित जो अर्थ होता है वो होता है सीखना। जबकि अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो अधिगम का व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। जैसा कि आपको विदित है कि आज अपने अधिगम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अधिगम का संकुचित अर्थ देखें तो अधिगम का संकुचित अर्थ होता है सीखना। और अधिगम का अगर व्यापक अर्थ या बड़े स्तर पर इसका अर्थ देखें तो अधिगम का व्यापक अर्थ जो होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। अब अपने बात करते हैं कि अधिगम किससे कहते हैं। तो अगर अपने बात करें व्यवहार में परिवर्तन को, अगर अपने देखा जाए कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो 3 प्रकार का माना जाता है। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का माना जाता है। जैसे कौन कौन से व्यवहार में परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। एक तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो होता है स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको अपने कहते हैं स्थायी परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट चेंज। जिसको इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट चेंज। और एक होता है अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेरी चेंजेस। टेम्परेरी चेंज। और तीसरा अपने मानते हैं अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जिसको अपने कहते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज। तो इस प्रकार से अपने बात कर रहे हैं व्यवहार में परिवर्तन में। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थायी परिवर्तन, और एक होता है अस्थायी परिवर्तन, और एक होता है अपेक्षा का स्थायी परिवर्तन। एक तो स्थायी परिवर्तन जिसको इंग्लिश में परमानेंट चेंज कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन जिसको टेम्परेरी चेंजेस कहते हैं, और अपेक्षा का स्थायी परिवर्तन का मतलब होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज। अब कहने का मतलब है होता क्या है ये। अब कहने का मतलब है कि व्यवहार में परिवर्तन किसको माना जाता है। तो अगर देखा जाए जो स्थायी परिवर्तन जो आते हैं वो 3 महत्वपूर्ण कारकों के द्वारा आते हैं। जैसे AAP जिसके अंदर A का मतलब यहाँ है A4 का मतलब है अभ्यास,
अभ्यास, और एक का मतलब है अनुभव, और यहाँ पी से मतलब है प्रशिक्षण के, प्रशिक्षण। कहने का मतलब है कि व्यवहार में जो परिवर्तन है वो तीन प्रकार के हैं, स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो स्थायी परिवर्तन किसके कारण आते हैं? अगर बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो आता है वो मुख्यतः तीन कारकों के द्वारा आता है, AAP मतलब अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है या अनुभव के द्वारा या प्रशिक्षण की सहायता से अगर किसी के व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, वो जो परिवर्तन होंगे वो स्थायी परिवर्तन होंगे। लेकिन अगर अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि ऐसे परिवर्तन जो किसी बाह्य कारक के कारण आते हैं लेकिन कुछ समय के लिए आते हैं, ये जो परिवर्तन आते हैं वो लंबे समय के लिए आते हैं, स्थायी परिवर्तन जो होते हैं। लेकिन अस्थायी जो परिवर्तन आते हैं वो कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन वो किसी बाह्य कारक के कारण, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण आते हैं, जैसे इसके अंदर अपने चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब जो होता है कि जैसे लगभग माना जाता है कि बालक के व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। लेकिन अगर अपने सोचा जाए कि क्या बालक के व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को क्या अपने अधिगम कहते हैं, तो कहने का मतलब स्थायी का मतलब तो ये होता है कि जो भी ज्ञान अपने सीख लिया, स्थायी का तो मतलब ये होता है कि जो भी ज्ञान अपने सीख लिया, सीखने के बाद उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। मतलब कहने का मतलब स्थायी का मतलब तो यही होता है कि जिसके अंदर कोई भी ज्ञान अगर सीख लिया उसके बाद उसके अंदर परिवर्तन संभव न हो। तो कहने का मतलब ये है कि अधिगम जो होता है वो बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन न होकर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि जैसे लगभग अपने यही पढ़ा है कि बालक के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो अपने ये कहते हैं स्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं न कहकर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहेंगे। इसका कारण यही है क्योंकि स्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यवहार अपने सीख लिया और एक बार सीखने के बाद कोई भी ज्ञान स्थायी नहीं होता, क्योंकि जब तक अपने अगर किसी का अभ्यास या अनुभव या प्रशिक्षण नहीं लिया तो वो ज्ञान धीरे धीरे क्या हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बालक ने 11वीं क्लास के अंदर या 10वीं क्लास के अंदर जो भी विषय वस्तु या सामग्री को पढ़ा है, अब जैसे ही उसने 12वीं क्लास या फर्स्ट ईयर के अंदर प्रवेश ले लिया तो पीछे की जो विषय वस्तु है या सामग्री है वो ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ने के बाद उसके दिमाग के अंदर स्थायी हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर उसने अभ्यास या अनुभव या प्रशिक्षण या बार बार उसने अभ्यास नहीं किया तो वो विषय वस्तु है या सामग्री है कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, विस्मृत हो जाती है, अर्थात वो गायब होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, मतलब बालक के व्यवहार में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो, उसी को अपने अधिगम कहेंगे। कारण यही है, स्थायी परिवर्तन को अधिगम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि स्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि कोई भी ज्ञान जो एक बार सीख लिया उसके अंदर परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए, लेकिन अधिगम के अंदर संभव होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बार किसी लेसन को पढ़ लिया तो एक बार पढ़ने के बाद अगर अपने दोबारा उसको रिपीट करते हैं या दोबारा उसका अभ्यास करते हैं तो पढ़ा हुआ जो लेसन या अध्याय है या प्रकरण है वो पहले से बेहतर होगा। तो कहने का मतलब अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जो भी ज्ञान है अगर उसके अंदर, अगर जो भी आपने विषय वस्तु या प्रकरण को पढ़ा है, अगर आपने अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण लिया है तो उस सीखे हुए ज्ञान के अंदर आप परिवर्तन कर सकते हो, यानी पहले से बेहतर हो सकते हो। इसलिए अपने क्या कह सकते हैं कि बालक के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है ऐसे परिवर्तन जो कुछ समय के लिए आते हैं उनको क्या कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। जैसे नेक्स्ट चलते हैं अपने, एक बार फिर अपने चलें कि मैं आपको बता रहा था व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, अब व्यवहार में परिवर्तन अपने तीन प्रकार से पढ़ रहे थे। एक तो अपने व्यवहार में परिवर्तन पढ़ा, वो पढ़ा था स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन। और दूसरी अपने बात कर रहे थे अस्थायी परिवर्तन की।
अस्थायी परिवर्तन की, और तीसरी अपने बात कर रहे थे अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अब दोबारा एक बार फिर बताऊं, स्थायी परिवर्तन जो भी बालक के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन जो आएगा उसको आने के पीछे मुख्यतः 3 कारक, मतलब स्थायी परिवर्तन का मतलब क्या है, जैसे ये किसके कारण आ सकता है। तो पहला मैंने कारक बताया, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स अपने बताया था AAP। AAP मतलब स्थायी परिवर्तन जो आएगा या तो वो आएगा अभ्यास, नंबर 2 अनुभव, या अपने बात करें प्रशिक्षण। कहने का मतलब स्थायी परिवर्तन का मतलब होता है ऐसा परिवर्तन जिसका मतलब कोई भी व्यवहार अगर बालक ने सीख लिया, उस सीखे हुए ज्ञान का वो दैनिक जीवन में उपयोग कर लिया। जैसे मान लीजिए अगर किसी बालक ने साइकिल चलाना सीख लिया, और साइकिल चलाने के बाद अगर साइकिल चलाना उसने सीख लिया, अगर वह साइकिल चलाना अगर सीखने के बाद अगर वो किसी अन्य किसी व्यक्ति को या बालक को अगर साइकिल चलाना सिखाता है तो वो उसका स्थायी परिवर्तन है। कहने का मतलब है स्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि सीखे हुए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना। अब कहने का मतलब स्थायी परिवर्तन किसके कारण आता है, तो एक तो मैंने बताया अभ्यास, दूसरा मैंने बताया अनुभव, और तीसरा बताया प्रशिक्षण। इसी प्रकार से अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि ऐसे परिवर्तन जो अल्प समय के लिए आते हैं, किसी बाह्य कारक के कारण जो आते हैं, उनको अपने अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर कई कारक होते हैं, जैसे बीमारी, किसी भी कारण डिजीज के कारण, दूसरा बीमारी हो गया, या संवेग, या थकान। बीमारी, संवेग, थकान, बीमारी, संवेग, अस्थायी परिवर्तन के अंदर पहला कारक है बीमारी, दूसरा संवेग, तीसरा थकान, चौथा बीमारी, संवेग, थकान, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, 5 नंबर मादक पदार्थ, और 6 नंबर परिपक्वता। परिपक्वता जिसको मैच्योरिटी कहते हैं या मैच्योरेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये जो बाह्य कारक है, इनके कारण जो होने वाले जो परिवर्तन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, मतलब ऐसे परिवर्तन जो अल्प समय के लिए आते हैं। अब जैसे किसी कोई व्यक्ति को कोई बीमारी होगी तो हो सकता है वो कुछ समय के लिए हो या लंबे समय के लिए, तो हो सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बीमारी के कारण हो सकता है उसका व्यवहार कुछ चेंज हो गया हो। तो कहने का मतलब ये जो ऐसे कारक हैं जिसके कारण ये जो परिवर्तन आएंगे वो अस्थायी परिवर्तन होंगे, मतलब ऐसे परिवर्तन जो अल्प समय के लिए होंगे वो परिवर्तन क्या कहलाएंगे, अस्थायी परिवर्तन कहलाएंगे। जैसे बीमारी के कारण अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो बीमारी के कारण या बीमार होने के कारण उसके व्यवहार में कुछ समय के लिए परिवर्तन आएगा, लेकिन वो उसका मूल व्यवहार ऐसा नहीं है। अब जैसे संवेग, अगर बात करें संवेग और मूल प्रवृत्ति की बात करें, संवेग को इंग्लिश में कहा जाता है इमोशन। अगर मैं यहां समझाने की बात करूं तो संवेग का मतलब होता है इमोशन। संवेग का मतलब होता है इमोशन। संवेग का मतलब होता है इमोशन। और मूल प्रवृत्ति की बात करें, मूल प्रवृत्ति की अगर मूल प्रवृत्ति की अगर अपने बात करें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक इंस्टिक्ट, मूल प्रवृत्ति जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बेसिक इंस्टिक्ट, जिसके बारे में विलियम मैकडूगल ने बताया था, इंस्टिक्ट। अब कहने का मतलब है ये ऐसे कारक हैं जो बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आएंगे वो अस्थायी आएंगे, कुछ समय के लिए आएंगे।
जिनका उपयोग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब संवेग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का जो बाह्य जो स्वरूप जो होता है, संवेग का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा विचारों का जो बाह्य जो स्वरूप होता है वो संवेग होता है। जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा आना, कहने का मतलब है संवेग कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर बात करें संवेग से तात्पर्य क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति को, संवेग का मतलब होता है विचारों का बाह्य स्वरूप, विचारों का बाह्य स्वरूप, विचारों का बाह्य स्वरूप। जैसे क्रोध हो गया, जैसे क्रोध हो गया, घृणा हो गया, या प्रेम की बात करें तो ये सारे क्या है, क्रोध है, घृणा है, ये सारे क्या है, संवेग है। तो कहने का संवेग उसे कहते हैं जो विचारों का बाह्य स्वरूप जो होता है, जो हमें दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो हम उसके मूल व्यवहार को देखकर अपने अनुमान लगा सकते हैं, तो वो जो होता है वो संवेग होता है। अगर मूल प्रवृत्ति की बात करें, मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, संवेग के बाद मूल प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो मूल प्रवृत्ति के बाद अगर जो क्रियात्मक जो व्यवहार जो होता है किसी व्यक्ति का, क्रियात्मक व्यवहार जो होता है वो मूल प्रवृत्ति को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले संवेग उत्पन्न होता है, संवेग उत्पन्न होने के बाद मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आया तो क्रोध क्या है, एक संवेग है। अब क्रोध आने पर उसने किसी दूसरे व्यक्ति के चांटा लगा दिया, तो चांटा मारना या उसके साथ लड़ाई करना या किसी क्रिया को प्रदर्शित करना वो उसका क्या है, उसकी मूल प्रवृत्ति है। तो कहने का मतलब ये है कि संवेग के कारण या मूल प्रवृत्ति के कारण जो व्यवहार जो उत्पन्न होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है उनको अपने अधिगम नहीं कह सकते। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि अस्थायी परिवर्तन किस किस के कारण हो सकता है, तो किसी बीमारी के कारण, या संवेग जिसको मैंने बता दिया विचारों का बाह्य स्वरूप संवेग कहलाता है। संवेग के कारण ही मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है, और मूल प्रवृत्ति विलियम मैकडूगल के द्वारा बताई गई है। और मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है पहले संवेग उत्पन्न होगा, और संवेग उत्पन्न होने के बाद जो भी उसका क्रियात्मक जो व्यवहार होगा वही क्या कहलाएगा, मूल प्रवृत्ति कहलाएगा। तो इसी प्रकार से बीमारी हो गया, संवेग हो गया, या किसी थकान के कारण। अपने जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर है वो परफेक्ट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत लंबी या 2 या 3 दिन यात्रा करने के बाद अगर पढ़ाना हो, मतलब उसको थकान आ गई, तो वो जितनी उसकी मतलब एबिलिटी है या अभिक्षमता है उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा टीचर नहीं है। तो कहने का मतलब है थकान के कारण। तो हो सकता है कि किसी थकान के कारण भी जो अपना व्यवहार करता है वो उसका मूल व्यवहार न होकर कुछ समय के लिए व्यवहार होता है। तो इसी प्रकार से इस व्यवहार को भी अस्थायी परिवर्तन के अंदर ही माना जाता है। इसी प्रकार से मूल प्रवृत्ति के कारण बता दिया मैंने। अब इसी प्रकार से मादक पदार्थ की बात करें तो मादक पदार्थ के अंदर कोई भी नशीला पदार्थ जैसे एल्कोहल वगैरह वगैरह है, तो हो सकता है कई व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही अच्छे व्यवहार के होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ही वो ड्रिंकिंग कर लेते हैं या शराब या मदिरा का सेवन कर लेते हैं, तो पीने के बाद उनका जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब है वो उसका मूल व्यवहार नहीं है। कहने का मतलब है वो मादक पदार्थ के कारण कुछ समय के लिए ऐसा व्यवहार उनका प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार से बात करें अपने परिपक्वता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परिपक्वता का मतलब क्या होता है, परिपक्वता एक ऐसी अवस्था होती है जो किसी एक निश्चित समयावधि के बाद होती है। मतलब परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन भी क्या होते हैं, वो भी अधिगम नहीं कहलाते, क्योंकि परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी परिवर्तन होते हैं। परिपक्वता का मतलब इंग्लिश में होता है मैच्योरिटी। परिपक्वता से तात्पर्य होता है निश्चित समावधि के कारण, मतलब कुछ क्रियाकलाप या कुछ व्यक्ति के अंदर कुछ प्रॉपर्टी या कुछ गुण ऐसे होते हैं जो निश्चित समय के बाद ऑटोमेटिक आते हैं। जैसे व्यक्ति के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो व्यक्ति का समझदार होना या विकसित होना, मतलब अंगों का विकसित होना, तो वो क्या है, परिपक्वता है। परिपक्वता से तात्पर्य ये होता है कि निश्चित समावधि के बाद जो अंगों का विकास होना है वो परिपक्वता है। लेकिन परिपक्वता को अपने अधिगम नहीं कह सकते। परिपक्वता अधिगम में सहायक है, लेकिन परिपक्वता को अधिगम नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से मैंने आज समझाने का प्रयास किया कि व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो 3 प्रकार से अपने मान रहे हैं। तो स्थायी परिवर्तन क्या होता है,
अस्थायी परिवर्तन क्या होता है और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होता है। तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि बालक के व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन होता है उसको पूर्णतः अधिगम नहीं कह सकते, क्योंकि स्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जो भी व्यवहार आपने सीख लिया, एक बार व्यवहार सीखने के बाद उसके अंदर आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा संभव है? क्योंकि आपने जो भी कार्य सीखा है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप कार्य कर रहे हो, एक बार सीखने के बाद अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार एक्सरसाइज करेंगे, बार बार आप ट्रेनिंग लेंगे, तो हो सकता है कि जो भी आपने कार्य सीखा है वो पहले से बेहतर हो। इसलिए जो बालक के व्यवहार में जो होने वाला जो परिवर्तन है वो स्थायी परिवर्तन न होकर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। इसका मतलब यही होता है कि कहने का मतलब यही होता है कि कोई भी व्यवहार जो होता है, अगर उसके अंदर बार बार अभ्यास, अनुभव या प्रशिक्षण की बात करें, तो जो व्यवहार, जो सीखा हुआ व्यवहार है, उसके अंदर परिवर्तन संभव है। इसलिए बालक के व्यवहार में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो क्या हो, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो, उसी को क्या माना गया है? अधिगम कहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। अभी मैं इसी बात को आगे और चर्चा करें, जैसे अपने बात कर रहे थे कि व्यवहार में परिवर्तन की बात मैं बता रहा था आपको कि व्यवहार में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो अपने एक बात यहां व्यवहार में परिवर्तन, अब एक यहां शॉर्ट के अंदर एक परिभाषा निकल के आती है कि बालक के व्यवहार में, अपने यहां अगर एक परिभाषा लिखना चाहें शॉर्ट के अंदर, परिभाषा को मैं और भी धीरे धीरे आगे बढ़ाता जाऊंगा और लास्ट में अपने एक अच्छी परिभाषा की तरफ बढ़ेंगे जो सुव्यवस्थित परिभाषा होगी। तो अपने कहें कि व्यवहार, अगर अधिगम की बात करें कि अधिगम किसे कहेंगे, अपने अधिगम किसे कहेंगे, तो अपने ये लिख सकते हैं कि बालक के व्यवहार में, बालक के व्यवहार में होने वाले, बालक के व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को बालक के व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, को अधिगम कहते हैं। अधिगम कहते हैं। बालक के व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन जो होगा, कहने का मतलब है कि बालक के व्यवहार में, बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन जो होगा, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, वो मुख्यतः जो मैंने महत्वपूर्ण 3 कारक जो बताए उनके द्वारा होता है। जैसे मैंने बताया कि बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन जो होगा, रिलेटिवली परमानेंट जो चेंज जो होगा, वो किसके द्वारा होगा? या तो अभ्यास के कारण, या अनुभव के कारण, या प्रशिक्षण के कारण। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से अपने एक बहुत ही व्यवस्थित परिभाषा की तरफ पहुंचे कि बालक के व्यवहार में होने वाले ऐसे अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को अपने क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है, अगर अपने थोड़ा और इसको गहराई से जानने का प्रयास करें कि अभी मैंने जैसे बताया कि व्यवहार में जो परिवर्तन जो है, कि अभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि व्यवहार में जो परिवर्तन है वो अपने 2 प्रकार से पढ़ने, मुख्यतः 3 प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है।
तो अपने मुख्यतः दो प्रकार की तरफ जाएं। अगर स्थायी परिवर्तन की बात करें या अस्थायी परिवर्तन की बात करें, तो इसके अंदर आपको जैसे कि पता है कि मन तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कितने प्रकार के मन होते हैं? तीन प्रकार के मन होते हैं। एक तो होता है चेतन मन, दूसरा होता है अचेतन मन, और तीसरा होता है अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, इस प्रकार से अपने पढ़ा है। तो कहने का मतलब अगर बात करें मन की, अगर मुख्यतः दो मन की अगर अपने बात करें, क्योंकि अगर बात करें मन तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चेतन मन, और दूसरा जो मन होता है वो होता है अचेतन मन। अचेतन मन, अब इनका क्या रोल है, तो यहां से अपने एक व्यवस्थित परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। अब मन की तीन अवस्थाएं मानी गई है। एक तो चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, और तीसरा होता है अर्धचेतन मन। अब इसके अंदर अपने को पता है कि मन का चेतन मन जो होता है वो कितना परसेंट भाग जो होता है, वो 10% जो भाग होता है मन का वो होता है चेतन मन, और बाकी जो 90% जो भाग होता है वो होता है अचेतन मन। टोटल 90 और 10% कितने हो गए? 100%। इसका मतलब अचेतन जो मन जो होता है उसका कोई भाग नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, चेतन मन से यहाँ क्या तात्पर्य है? चेतन मन का मतलब ये होता है कि बालक के व्यवहार में, मतलब जो वर्तमान के अंदर जो भी क्रियाएं जो हो रही है, जो उसके वर्तमान के अंदर जो भी क्रियाएं जो हो रही है वो चेतन मन से संबंधित होती है। कि वर्तमान के अंदर जो भी उसके सामने जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं जो जागृत अवस्था से संबंधित है वो चेतन मन है। कहने का मतलब चेतन मन का मतलब ये होता है, ऐसा मन उसके अंतर्गत वो क्रियाएं आती है जो उसके नियंत्रण में है। जो उसके नियंत्रण में है वो कौन सी होती है? वो चेतन मन के अंतर्गत होती है। तो कहने का मतलब होता है कि चेतन मन के अंतर्गत वो क्रियाएं आती है या वो क्रियाकलाप आते हैं जो कौन से आते हैं? जो उसके नियंत्रण में होता है। जैसे व्यक्ति का पढ़ना, लिखना, सोना, कुछ भी जो भी कार्य किए वो उसके जो नियंत्रण में हो, चाहे तो वो करे चाहे तो वो न करे, वो सारे के सारे जो क्रियाकलाप जो होते हैं वो चेतन मन से संबंधित होते हैं। अचेतन मन का मतलब होता है, मतलब ऐसी क्रियाकलाप जो उसके नियंत्रण में नहीं है, मतलब ऐसी क्रियाकलाप जो वर्तमान से संबंधित नहीं है, जो वर्तमान से संबंधित नहीं है और जिनका संबंध कुछ भूतपूर्व घटनाओं से जुड़ा हो। एक बार फिर बता दूं कि चेतन मन का मतलब होता है ऐसा मन जो वर्तमान में घटित जो भी क्रियाकलाप उसके द्वारा किए जा रहे हैं या जिसके द्वारा उनका नियंत्रण जो होता है वो चेतन मन होता है, और ऐसी क्रियाकलाप जो उसके नियंत्रण में नहीं है वो होते हैं अचेतन मन। अब कहने का मतलब है कि अधिगम के दौरान, एक बार फिर बता दूं कि अधिगम के दौरान जो भी बालक जो नया व्यवहार जो सीखता है वो किसके कारण सीखता है? वो उसके नियंत्रण में होता है। अगर कोई बालक कोई भी नया व्यवहार सीखता है, अगर कोई नया अध्याय सीखता है या साइकिल चलाना या अन्य कोई भी अन्य मोबाइल चलाना या कोई भी अन्य कोई फंक्शंस, अन्य कोई भी क्रियाकलाप करता है तो वो सारे उसके नियंत्रण में होता है। तो कहने का मतलब है कि अधिगम जो है, मतलब अधिगम की जो प्रक्रिया है वो चेतन मन के फलस्वरूप होती है। तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया कि बालक के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये समझाने का बात किया कि अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन जो होते हैं, रिलेटिवली परमानेंट जो चेंज तो होते हैं वो तीन कारकों के कारण आते हैं, अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा। ये जितने भी चेंज जो आएंगे वो व्यक्ति के क्या होते हैं? नियंत्रण में होते हैं, अर्थात ये किसके फलस्वरूप होंगे? ये चेतन मन के फलस्वरूप होंगे। और ऐसे क्रियाकलाप जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? अचेतन मन के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे क्रियाकलाप जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं है, वो सारे के सारे क्रियाकलाप अचेतन मन, और जिनको अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक शब्द बोलते हैं जिसको अपने परिपक्वता कहते हैं। और जो जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता उसी को क्या कहते हैं? जो निश्चित समय के दौरान अपने आप ही आएंगे, वो गुण क्या कहलाती है? वो कहलाती है परिपक्वता, जिसको इंग्लिश में मैच्योरिटी कहते हैं। अब कहने का मतलब परिपक्वता को अधिगम नहीं कहते, परिपक्वता अधिगम में सहायक है। जैसे आपको मैं बताना चाहूँ कि जैसे कोई व्यक्ति, कहने का मतलब अगर छोटे बालक को अगर मैं ये कहूँ कि 2 वर्ष का बालक है और एक अपने बात करें, एक मान लीजिए 21 साल का बालक है,
या व्यक्ति है, तो कहने का मतलब दोनों में, अब एक 2 वर्ष का और एक 21 वर्ष का है, कहने का मतलब परिपक्वता किसके अंदर, 21 वर्ष के बालक के अंदर, तो कहने का मतलब है परिपक्वता अधिगम में सहायक है। क्योंकि अगर एक 2 वर्ष के बालक को समझाना और एक 21 वर्ष के बालक को समझाना हो, तो सबसे ज्यादा अपने अच्छे से या समझने में आसानी जो रहेगी वो 21 वर्ष के बालक में रहेगी। तो कहने का मतलब परिपक्वता को अधिगम नहीं कह सकते, लेकिन परिपक्वता अधिगम में सहायक है, क्योंकि परिपक्वता के अंतर्गत वो गुण आते हैं। और परिपक्वता किसकी देन है, अचेतन मन की, और अधिगम किसकी देन है, चेतन मन की। तो कहने का मतलब है कि परिपक्वता के कारण परिपक्वता के अंदर वही परिवर्तन आते हैं जो निश्चित समय के बाद ऑटोमेटिक ही आएंगे। जरूरी नहीं है कि जैसे किसी व्यक्ति के निश्चित समय के बाद दांतों का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, या जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो उसकी मांसपेशियों का विकसित होना। तो कहने का मतलब ये क्रियाकलाप या ऐसी प्रॉपर्टी है जो निश्चित समय अवधि के बाद व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक ही अभिलक्षित होती है या प्रदर्शित होती है। तो इसी को हम क्या नहीं कहते, यानी कहने का मतलब है परिपक्वता को हम अधिगम नहीं कह सकते। तो एक बार फिर बता दूं कि अधिगम किसकी देन है, चेतन मन के। तो अपने ये कह सकते हैं कि चेतन मन के, अपने अगर व्यवस्थित परिभाषा बताना चाहें तो अपने ये कह सकते हैं कि चेतन मन के फलस्वरूप, चेतन मन के फलस्वरूप बालक के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा उत्पन्न हो, उसी को हम अधिगम कहते हैं, उसी को हम अधिगम कहते हैं। और बाकी मैंने जो बताए अस्थायी परिवर्तन के कारण जो जितने भी परिवर्तन जो आते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं, वो अल्प समय के लिए होते हैं। जैसे अस्थायी परिवर्तन के अंदर मैंने बताया कि बीमारी है, थकान है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, मादक पदार्थ है, या परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन आएंगे वो अस्थायी परिवर्तन होंगे, और अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे। और इसके बाद चलते हैं अपने आगे की ओर। तो इसी प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया अधिगम को। तो कहने का मतलब एक बार फिर बता दें कि बालक के व्यवहार में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अब अपने अगर बात करें, अभी अपने जाना कि अधिगम किसे कहते हैं और अधिगम के शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास किया। इसी प्रकार से अपने आगे बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। तो अभी अपने प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अधिगम की, कि अधिगम के क्या कुछ ऐसे गुण हैं, तो जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले अधिगम की अगर पहली विशेषताओं की बात करें तो अधिगम किसे कहेंगे। अधिगम की विशेषता नंबर 1 की बात करें तो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी यूनिवर्सल प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस। तो पहली विशेषता अपने पढ़ने जा रहे हैं कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है ऐसी क्रियाएं जो हर जगह संपन्न हो, किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए संपन्न नहीं होती। कहने का मतलब है अधिगम का मतलब होता है सीखना, बालक के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो कहने का मतलब है कि अधिगम है वो कहीं भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी मतलब सीख सकता है। ये कोई मतलब जरूरी नहीं है कोई क्षेत्र विशेष हो, ऐसे नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर सीखना चाहे तो वो कहीं भी सीख सकता है, कोई क्षेत्र विशेष के लिए कोई जरूरी नहीं है। सार्वभौमिक का मतलब है कि ये हर जगह संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपने पढ़ा है कि सार्वभौमिक का मतलब होता है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है वो सार्वभौमिक होता है। कहने का मतलब होता है जो हर जगह लागू हो। सार्वभौमिक का मतलब होता है जो हर जगह लागू हो, जो मतलब किसी क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए लागू नहीं हो। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, क्योंकि जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो एक सार्वभौमिक नियम है। जैसे किसी वस्तु को अपने ऊपर फेंकते हैं तो वो वस्तु नीचे आएगी, चाहे कहीं भी फेंक लो, आपसे
चाहे अपने भारत में फेंको, चाहे ऑस्ट्रेलिया में फेंको, चाहे न्यूजीलैंड में फेंको। तो कहने का मतलब वो ये वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि अधिगम भी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो सीखता है वो कहीं कोई व्यक्ति विशेष के लिए या कोई क्षेत्र विशेष होना कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से अगर 2 नंबर बात करें अपने, अधिगम क्या होता है? अधिगम से तात्पर्य होता है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये तो बात बिल्कुल अभी अपने पढ़ी हुई है कि अधिगम के द्वारा, जो कहने का मतलब जो पहले का जो व्यवहार है, जैसे किसी व्यक्ति को अधिगम करता है, कहने का मतलब जो पहले का जो व्यवहार है अधिगम करने के दौरान, कोई व्यक्ति है जैसे अधिगम कर रहा है, कहने का अधिगम का मतलब सीखना होता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, क्योंकि पहले जो व्यवहार सीख रखा है उससे क्या है, कुछ नया व्यवहार वो सीखेगा। तो अधिगम के द्वारा क्या होता है, बालक के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और नंबर 3 की बात करें तो अधिगम क्या है? नंबर 3, अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। वांछित प्रक्रिया का मतलब ये होता है ऐसी प्रक्रिया जो हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो। कहने का मतलब है व्यक्ति वही व्यवहार सबसे पहले सीखता है जो उसके लिए उपयोगी हो। तो कहने का मतलब अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखना भी क्या है, एक प्रकार की वांछित प्रक्रिया है। इसी प्रकार से अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। अर्जित प्रक्रिया है, एक्वायर्ड प्रोसेस है। एक्वायर्ड प्रोसेस कहने का मतलब है अधिगम जन्मजात नहीं है। कोई भी व्यक्ति मतलब जन्म से सीख के नहीं आता। कहने का मतलब वो जैसे व्यवहार या वातावरण में रहता है उसी के अनुरूप क्या है, अपना नया व्यवहार सीखता है। तो इसी प्रकार से मैंने अधिगम की विशेषताओं के बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो पहली बात अपने पढ़ी है कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस है। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रक्रियाएं जो हर जगह संभव हो। दूसरा, अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब जो पूर्व में जो व्यवहार सीख रखा है, और जैसे अधिगम क्या मतलब होता है, सीखना। अगर जो भी पूर्व में जो व्यवहार सीख रखा है उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आएगा, मतलब कहने का मतलब है अधिगम के द्वारा वो नया व्यवहार सीखेगा। उसके बाद है अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। वांछित प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि अधिगम के द्वारा वही प्रक्रियाएं या वही कार्य किए जाते हैं जो हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो। वांछित का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जो हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो। उसके बाद मैंने बताया कि अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। कहने का मतलब है अधिगम या व्यवहार जो है वो वातावरण से अर्जित किया जाता है। कोई व्यक्ति जन्म से कोई भी व्यवहार को सीखे नहीं आता। तो परिपक्वता है वो जन्मजात है। इसी प्रकार से अनादिगम भी अधिगम है। अनादिगम भी क्या है, अधिगम है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, अनादिगम भी क्या है, अधिगम है। कहने का मतलब है कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने न चाहते हुए भी, कुछ क्रियाकलाप होते हैं कि ऐसा कार्य नहीं करना और न करते हुए भी हम सीख लेते हैं। जैसे समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि जैसे मदिरा या दारू या कोई भी मादक पदार्थ का अपने को सेवन नहीं करना चाहिए। सब व्यक्ति को पता है कि जैसे धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब उनको अनादिगम का मतलब होता है ऐसे व्यवहार जो नहीं सीखने चाहिए, लेकिन व्यक्ति न चाहते हुए, उनको खुद को पता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है कि उस व्यवहार को व्यक्ति न चाहते हुए भी सीख लेता है। इसीलिए कि अनादिगम भी क्या है, अधिगम है। मतलब कुछ क्रियाकलाप ऐसे हैं जो व्यक्ति को पता है कि हमारे लिए अनुपयोगी है, हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, फिर भी क्या है उस व्यवहार को व्यक्ति क्या है, सीख लेता है। तो एक बार फिर बता दूं, मैंने अधिगम की विशेषताएं बताई है कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तीसरा, अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है।
चौथा अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है, और पांचवा अनधिगम भी क्या है, अधिगम है। मतलब कुछ क्रियाकलाप या कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो न चाहते हुए व्यक्ति क्या है, सीख लेता है। मतलब उसको पता होता है कि ये ऐसा नहीं करना, फिर भी व्यक्ति क्या है, वो कर लेता है। उसके बाद कुछ क्रियाएं और बताता हूं मैं। 6 नंबर विशेषताओं की बात करें तो अधिगम क्या है, एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अनुमानित का मतलब होता है प्रोबेबल, प्रोबेबल प्रोसेस। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन से भिन्न है। जो निष्पादन, निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। जो निष्पादन से क्या है, भिन्न है। अब ये लाइन कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार स्टेटमेंट पूछा जाता है कि अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब है कि अधिगम के द्वारा अपने ये नहीं कह सकते, किसी भी बालक को अध्यापक के द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो कोई भी अध्यापक ये नहीं कह सकता कि मेरे के द्वारा जो भी ज्ञान जो पढ़ाया जाएगा वो 100% बच्चों को समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है अधिगम का मतलब होता है सिखाना। और सिखाना क्या है, एक अनुमानित प्रक्रिया है कि व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति की किस प्रकार की सोचने की विवृत्ति है, व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की अभिवृत्ति है, किस प्रकार की जिज्ञासु प्रवृत्ति है, उसी के आधार पर व्यक्ति सीख सकता है। तो अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो निष्पादन से भिन्न है। और निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति, कई बार क्या होता है कि किसी भी बालक को जो भी अध्याय या लेसन को अपने पूर्णतः पढ़ा दिया, अब पढ़ाने के बाद कई बार क्या है कि उसी को अगर दोबारा अपने खड़ा करके अगर उसी बात को अगर पूछा जाए तो जरूरी नहीं है कि उसको समझ में नहीं आया। तो कई क्या होते हैं, निष्पादन का मतलब है उस बात को व्यक्त करना। परफॉर्मेंस का मतलब होता है उस बात को जो समझाया गया है, जिस तथ्य को समझाया गया है, उसी बात को वापिस क्या करना, बताना। कि जैसे किसी बालक को कोई भी कविता या पाठ को पढ़ाया गया, पढ़ाने के बाद अगर वो पढ़ाने मतलब बताने के अंदर जरूरी नहीं है कि अगर जो भी उसको पाठ या लेसन पढ़ाया गया है समझ में तो आ गया, लेकिन अगर जैसे ही उसको मतलब सामने लेके आते हैं या खड़ा करके उस टीचर के द्वारा उसे पूछा जाता है तो वो उस बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब है वो होता है निष्पादन। निष्पादन का मतलब होता है उसको व्यक्त करना। तो जरूरी नहीं है कि अब अगर कोई बालक जो भी सामग्री या विषय वस्तु जो पढ़ाई गई है अगर उसको व्यक्त नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अधिगम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो क्या है, निष्पादन से भिन्न है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।